बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आँखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बड़ा ही यूनिक और इंटीक किस्म का होगा, जिसमें हम बात करेंगे आईबीएस और आईबीडी। बेसिकली आईबीएस और आईबीडी ये क्या बीमारी है। आम ज़ुबान में अगर आम अल्फाज के अंदर हम अपने व्यूअर्स को ये बात समझाने की कोशिश करें तो आईबीएस बेसिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। यानी जो आपकी आंतड़ियाँ हैं, आपके पेट के अंदर जो आपकी आंतों का एक निज़ाम है, जिसमें आपकी एक लार्ज इंटेस्टाइन है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी बड़ी आंत है और छोटी आंत है जो मैदे के साथ कनेक्ट होती हैं। अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके स्टूल का जो सिस्टम होता है वो सारे का सारा आपकी गट के साथ रेलिवेंट होता है। अब आपकी गट के अंदर जब कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए, यानी ना चाहते हुए गैर ज़रूरी तौर पर कोई ऐसे मामलात होना शुरू हो जाएं कि जब भी आप खाना खाएं तो फौरी आपको स्टूल आना शुरू हो जाए, या आप खाना खाएं तो आपके पेट में पेन होना शुरू हो जाए, या खाना खाने के बाद या ना भी आपने खाया हो कोई भी चीज़ जब आप खाने की कोशिश करें तो ऐसी सूरत हाल में आपका जो पेट है वो अनकम्फर्ट जोन में चला जाए, यानी आपको कंफर्ट ना फील हो, आपके पेट के अंदर कहीं दर्द शुरू हो जाए, कभी नोज़िया शुरू हो जाए, वॉमिट की कैफियत हो जाए, अफारा बनना शुरू हो जाए, या बार बार स्टूल आना शुरू हो जाए, या स्टूल की कैफियत हो। आप टॉयलेट पे जाएं, आप बैठें, आप कोशिश करें लेकिन स्टूल या तो बहुत ज़्यादा आए या बिल्कुल ना आए, या कुछ टाइम आए फिर आप उठें, अभी आप वापस ना पहुँचे हों तो फिर दोबारा ऐसी कैफियत हो जाए। तो ये वो सूरत हाल होती है जिसमें जब हम डायग्नोज करते हैं तो पता चलता है कि ये आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। यानी जो आपकी आंतें हैं, जो आपकी आंतड़ियों का निज़ाम है, उसके अंदर चिड़चिड़ाहट है, यानी उसके अंदर कोई ऐसी कैफियत हो चुकी है जो नॉर्मलाइज नहीं है। अब वो बार बार जो है वो इरिटेशन पैदा कर रही है, बार बार आपको डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, या तो कुछ फूड ऐसी हैं जो आपको जाके एलर्जिक का काज बन रही हैं, या सम टाइम ऐसी कोई कैफियत होती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, या आप किसी ऐसे एरिए में हैं वहाँ पे वो जो खुराक है वो प्रॉपर आपको उस तरह यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही, या जो आपकी आंतड़ों का और फिर आपके जो ब्रेन का कनेक्शन है उसके अंदर कुछ फंक्शन हो गया, यानी उसके अंदर कोई कनेक्टिविटी उस तरह की नहीं है। आंत जो है वो अब ब्रेन के सिग्नल को फॉलो नहीं कर पा रही, या ब्रेन प्रॉपर उस तरह का सिग्नल जो है वो आपकी इंटेस्टाइन को डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो ऐसी सूरत हाल में ये बेसिकली आईबीएस होती है, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। अब इसी तरह आईबीडी, ये दोनों में फ़र्क क्या है। आईबीएस बेसिकली आंतड़ियों के या आपकी आंतों के चिड़चिड़ाहट का जो पन होता है उसको हम आईबीएस कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब जो आईबीडी होता है ये इरिटेबल बाउल डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो आंतड़ियों का निज़ाम है, जो आंतों का निज़ाम है, जो आपकी इंटेस्टाइन का सिस्टम है आपके, उसके अंदर स्वेलिंग का हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, सोजिश का हो जाना, और आंतड़ों के अंदर किसी तरह की कोई रुकावट का बन जाना, ये बेसिकली आईबीडी है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में आईबीएस और आईबीडी का फ़र्क बताएंगे, इनकी डायग्नोज बताएंगे, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन इसकी कैसे की जा सकती है, होम रेमेडीज़ क्या है और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आइए नाज़रीन, हम बात करते हैं आईबीएस के ऊपर। आईबीएस जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, यानी आपकी जो आंतों की चिड़चिड़ाहट है, यानी आपकी आंतों का अनकंफर्ट होना, कंफर्ट जोन में ना जाना, या आपकी खुराक को लेके उस तरह यूटिलाइज ना करना, या बार बार खाते फौरी ही बाद आपको टॉयलेट की कैफियत आ जाना, फिर आप जब जाते हैं तो प्रॉपर आपका स्टूल उस तरह पास ना होना, या बहुत ज़्यादा स्टूल का पास हो जाना, तो ये आईबीएस की अलामतें होती हैं। अब जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है तो उसकी कंप्लेंट्स क्या होती हैं। वो कहता है डॉक्टर साहब जब मैं खाती हूँ या खाता हूँ तो मेरे पेट में अजीब सी कैफियत होती है, मुझे आग बलना शुरू हो जाती है, मुझे जलन सी फील होना शुरू हो जाती है, मेरा पेट अनकंफर्ट जोन में चला जाता है,
और मुझे डॉक्टर साहब ऐसे लगता है कि अंदर कोई चीज़ मुझे काट रही है या मेरे अंदर कोई आग का गोला घूम रहा है, या लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब खाना खाने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि अभी मेरा स्टूल निकल जाएगा, तो मैं भाग के जाता हूँ या जाती हूँ, तो मैं स्टूल जब पास करती हूँ सम टाइम तो वाटरी स्टूल आता है कि जो जैसे खाया होता है ऐसे ही बाहर निकल जाता है, यानी आपने जिस तरह खाना खाया वो प्रॉपर यूटिलाइज भी नहीं हुआ, वो उसी तरह बाहर निकल गया। फिर लोगों की कुछ कैफियत ये भी होती है कि अगर हम दूध भी पी लें या कोई हल्की फुल्की ग़िज़ा भी ले लें, सॉफ्ट डाइट भी ले लें, तो भी वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी हमें इचिंग सी होना शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, अजीबोगरीब ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, या मुझे डर लगता है कि मैं कोई चीज़ पकड़ूंगा या मैं इस चीज़ को खाऊंगी या खाऊंगा, तो जैसे ही ये मेरे पेट में जाएगा तो मुझे ऐसी फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि मेरे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होता है कि पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है, जब वो ये सारी कैफियत हमें बताता है, तो पेशेंट जब फिज़िकली आपके सामने बैठा होता है, एक अच्छा क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर, एक अच्छा डॉक्टर जो होता है, वो पेशेंट की फीलिंग्स को भी देख रहा होता है, पेशेंट की जो बाकी उसके सिम्टम्स होते हैं जिसमें हम उसका ब्लड प्रेशर भी ले लेते हैं, उसकी जितने भी हम पल्स रेट भी लेते हैं, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह भी चेक करते हैं, टेम्परेचर भी देखते हैं, ब्लड शुगर भी देखते हैं, इसी तरह फिज़िकली उसका एग्जामिन भी करते हैं कि पेट में उसकी क्या क्या कैफियत है और पेशेंट की फीलिंग क्या है। ऐसी सूरत हाल में समटाइम कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि उनके हाथ पाँव काँप रहे होते हैं, पिलाहट हो जाती है, जॉइंट्स की अलामात भी साथ होती हैं। तो एक अच्छे क्लिनिशियन और प्रैक्टिशनर की ये जिम्मेदारी होती है कि जब पेशेंट उसके सामने बैठा हो तो वो प्रॉपर तरीके पे उसको एग्जामिन करे। एक अच्छे डॉक्टर की आंखें पूरा अल्ट्रासाउंड और एमआरआई का काम कर रही होती हैं और उनको आइडिया होता है कि इस पेशेंट के अंदर ये जो कंप्लेन है, इसकी बेसिक जो काज है, जो रीज़न है, वो क्या है। अब हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपको ये जो बीमारी या जो कैफियत आपको हो रही है, ये बेसिकली IBS है। अब IBS को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम पेशेंट को काउंसल किस तरह करते हैं और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1, ऐसा पेशेंट जो इस कैफियत के साथ आता है, एक तो उसकी एंजाइटी या उसकी जो कैफियत होती है वो हमें नज़र आ रही होती है बज़ाहिर, और दूसरा ये होता है कि जब हम उसको इस बीमारी के बारे में आगाही दे देते हैं तो फिर वो उसको कहता है कि डॉक्टर साहब कोई टेस्ट करवा लें मेरा ना। तो फिर हम IBS के लिए जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें हम सम टाइम H. पाइलोरी का टेस्ट भी करवा लेते हैं। H. पाइलोरी हम आपका ब्लड से भी करवा लेते हैं और H. पाइलोरी जो है वो सम कंडीशन के अंदर हमें जो है वो स्टूल से भी करवाना होता है। ज़्यादातर जो लोग रिकमेंड करते हैं, एक अच्छे क्लिनिशियन, वो कहते हैं कि स्टूल से ही होना चाहिए क्योंकि ब्लड के अंदर तो बार बार पॉजिटिव आता रहेगा, लेकिन अगर स्टूल टेस्ट करवाएंगे तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको क्लैरिफाई इसकी हो जाएगी या क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अब जब पेशेंट इस कैफियत के साथ आता है कि मुझे सर नींद भी नहीं आती, खाना भी जैसे खाती हूँ वैसे ही बाहर निकल जाता है, या रुकता नहीं है, या सम टाइम पेट में हल्का फुल्का पेन सा फील रहता है, या कैफियत मेरी इस कैटेगरी की रहती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसकी ब्लड टेस्टिंग में हम LFT भी करवाते हैं, लीवर फंक्शनल टेस्ट एक होता है जिसमें हम उसका ALT, AST, टोटल बिलिरुबिन और ये सारी चीज़ों को देखते हैं, कहीं जिगर के अंदर कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। इसी तरह एक एब्डोमिनल स्कैन भी हम करवा लेते हैं। एब्डोमिनल स्कैन करवाने का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि अगर आप फैटी लिवर हैं या आपके पेट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें IBS का तो हमें कनेक्ट पता चल रहा है, लेकिन आपके पेट के अंदर क्या ऐसी है, कोई स्वेलिंग है, कोई ऐसी सिस्ट टाइप बनी हुई है, पानी कहीं जमा है, या क्या कैफियत है कि जो आपका पेट अनकम्फर्ट जोन में है, तो इसलिए हम एक अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं। अब सम कंडीशन में ये होता है कि अगर स्टूल के साथ पेशेंट ये कंप्लेन करे कि जब स्टूल आता है तब भी पेन होती है और जब स्टूल नहीं आता तब मुझे पेन नहीं होती, तो फिर हम उसका एक CBC टेस्ट भी रिकमेंड करते हैं ताकि उसमें पता चल जाए कि आपकी या ESR भी हम उसका करवा लेते हैं। सम टाइम में हमें CRP भी करवाना पड़ता है। तो ये सारी कैफियत हम एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पे करवा लेते हैं ताकि पता चले। ये IBS की मैं बात कर रहा हूँ। अब IBS की जब ये सारी बातें हो जाती हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट भी कर लेते हैं और ब्लड के अंदर भी हमें चीज़ें हमें पता चलना शुरू हो जाती है। लेकिन IBS की ज़्यादातर हमने ये देखा है कि ज़्यादातर कंडीशन के अंदर IBS में कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन का कोई इतना ज़्यादा रोल नज़र नहीं आता। बेसिकली एक अच्छे क्लिनिशियन और प्रैक्टिशनर और एक अच्छे डॉक्टर की ये फाइंडिंग होती है कि जब वो डॉक्टर अपने पेशेंट को फिज़िकली एग्जामिन कर रहा होता है तो उसको IBS की तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाती हैं। अब पेशेंट चूँकि सेटिस्फाइड होना चाहता है, पेशेंट ये चाहता है कि मैं कोई चीज़ मिस ना हो, मिस डायग्नोज ना हो जाए,
तो लिहाजा मेरी कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमें आपका LFT, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड, फिर इसके अलावा आपके फैटी लीवर को भी देखना पड़ जाता है, और सम कंडीशन में आपके इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है उसको भी देखना पड़ जाता है कि यहाँ पे किस तरह की कोई रुकावट है। अब अगर IBS आपको हो गया और IBS में पेन भी रहती है और आपको मोशन भी होते हैं, तो अब जब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो हेपेटाइटिस को भी हम निगलेक्ट नहीं करते। समटाइम हेपेटाइटिस के जो टेस्ट होते हैं वो भी हम करवा लेते हैं। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि हमें, अगर आपके पेट के अंदर कोई फीलिंग है पेन की या पेट अनकम्फर्ट रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें एंटीस्पास्मोडिक यानी आपको पेट दर्द की भी कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं। अगर नोज़िया की कैफियत है तो उसको रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। इसी तरह कुछ हमें PPI देने पड़ते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो आपके मैदे की कैफियत को, आपके स्टोमिक की जो कैफियत है, pH का जो लेवल है उसको नॉर्मलाइज करते हैं। इसी तरह हमें प्रोबायोटिक्स देने पड़ते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं कि एक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हम देते हैं ताकि आपकी गट हेल्थ जो है उसको बेहतर किया जाए। IBS में हमने ये देखा है कि ब्रेन और गट कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रेन और गट कनेक्शन डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि जो ब्रेन ने सिग्नल पास आउट करना होता है आपकी गट को, यानी आपकी इंटेस्टाइन को और आपकी आंतड़ियों को, वो आंतड़ियाँ उस तरह उसको डिलीवर नहीं कर पा रही होती, रिसीव नहीं कर पा रही होती और उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही होती। तो इनकी जो डिसफंक्शन हो जाता है आपके गट और ब्रेन के दरमियान, तो ये भी एक काज बनती है IBS की। या ये होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, कि आपकी आंतें जो है उनकी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से खुद ही वो जो मैसेज है ब्रेन का वो इंटेस्टाइन को, वो उसको लेने में उसके दौरान जो है वो उनकी कनेक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो इस कैफियत में IBS का भी ये कंडीशन IBS में आती है। अब ब्रेन गट कनेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो ब्रेन गट कनेक्शन के अंदर जब किसी तरह का डिसफंक्शन होता है, यानी इसके अंदर कनेक्टिविटी नहीं होती, तो फिर भी आपको IBS काज करता है। अब फिर एक तरीका ये होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है, यानी आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो बेसिकली कुव्वत मुदाफ़त, वो बाज़ दफ़ा आपकी इंटेस्टाइन के अपने ही एंगेस्ट काम शुरू कर देती है, जिस कैफियत में भी IBS के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं और उनका पेट जो है वो अनकम्फर्टेबल रहता है और उनको बार बार प्रॉब्लम होती है। अब जब हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया नोज़िया है तो उसको रोकेंगे। एपिगैस्ट्रिक पेन है, यानी अगर आपकी सीने की हड्डी के बिल्कुल नीचे आपका स्टोमिक है, यहाँ पे अगर कंटिन्यू पेन रहती है तो हम आपके पेन को रोकेंगे। अगर आपके मैदे में डिस्टर्बेंस होती है तो PPI आपको दिया जाएगा। अगर बार बार डायरिया की कैफियत होती है एंटी डायरियल मेडिसिन दी जाएंगी। और सम टाइम में अगर आपकी कैफियत में ये लगता है कि खाना जो है वो प्रॉपर रुकता ही नहीं है पेट में, उसको वो हज़म ही नहीं होता IBS की कैफियत के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में कोएंजाइम भी हम आपको देते हैं। कोएंजाइम देने का मकसद, प्रोबायोटिक्स देने का जो मकसद होता है, या एंटीस्पास्मोडिक जो हम आपको देते हैं, PPI वगैरह जो देते हैं, इन सब का मतलब ये होता है कि आपकी स्टोमिक एक्टिविटी को बेहतर बनाना, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना, और आपकी इसके ज़रा साथ साथ जो IBS होता है इसमें हमें आपको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन पे भी डालना पड़ता है कि आपकी जो ब्रेन गट कनेक्शन के अंदर जो डिसकनेक्टिविटी है, डिसफंक्शन हुआ है, इसको भी बहाल करना होता है। तो आपको एंटी डिप्रेसेंट यानी एंजाइटी की कुछ दवाई भी हमें ऐड करनी पड़ती है। तो वो मेडिसिन ऐड करके तो फिर आपकी कैफियत को बेहतर किया जाता है। अब प्रोबायोटिक्स यानी एक अच्छे बैक्टीरिया जो कि साशा फॉर्म में मौजूद होते हैं वो भी हम आपको देते हैं। और इसी तरह अगर हम डाइट पैटर्न की बात करें तो हमें योगर्ट, हम आपको योगर्ट देते हैं। इसी तरह हम आपको चिया सीड्स देते हैं, फाइबर की मकदार को बढ़ा देते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल करवाते हैं। और फिर स्लीप जो डिसऑर्डर आपका होता है या स्लीप पैटर्न अगर ख़राब हुआ होता है तो उसको नॉर्मलाइज करके हम आपके IBS का जो ट्रीटमेंट है उसको बेहतर अंदाज में लेके आगे बढ़ते हैं। और इस तरह IBS जो है वो मैनेजेबल है, ट्रीटेबल है। अगर आप वॉक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन पास करते हैं, या आप योगा करते हैं डेली बेसिस पे 35 से 40 मिनट या 45 से 60 मिनट जो एक्सटेंडेड टाइम है, अगर इसमें आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका IBS जो है वो टोटली कंट्रोल हो सकता है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि IBS और IBD में फ़र्क क्या है। IBS हमने एक्सप्लेन कर दिया, IBD के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर हम बात कर रहे थे IBS और IBD। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की कि IBS बेसिकली क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम
क्यों होती हैं, काजेज़ क्या है, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है, ट्रीटमेंट क्या है। तो उसके ऊपर हमने बात की कि ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है और इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है और इसकी होम रेमेडी क्या है और मेडिकेशन क्या है। अब हम बात करेंगे IBD, जो बेसिकली इन्फ्लोमेटरी बोल डिजीज़। इन्फ्लोमेटरी बोल डिजीज़ का मतलब ये है कि आंतों की सोजिश वाली बीमारी, इसको हम कहते हैं IBD। IBS के अंदर अलामतें और फीलिंग क्या थी, और इसी तरह IBD जो है उसमें फिर हम क्या चीज़ें देखते हैं, इन सब के ऊपर हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज़ जो है, इसके अंदर हमने सम कैफियत में ये चीज़ें देखी हैं कि आपकी कंडीशन के अंदर जब आप कोई ऐसी बीमारी देखते हैं कि आपको IBD है, यानी आपको आंतों की सोजिश है। आंतों की सोजिश में क्या होता है कि सम टाइम बंदा जो चीज़ खा रहा होता है या वो चीज़ जो निगल रहा होता है, वो कहता है मैं इसको खाता हूँ या मेरे मैदे में जाती है कोई चीज़, तो इसके बाद एक तो फौरी तौर पे पेन शुरू हो जाता है। पेन शुरू होता है और साथ में पेट के अंदर अफार भी होता है, या ऐसी कंडीशन के अंदर पेट जो है वो उसके अंदर पेन के साथ साथ जब स्टूल पास होता है वहाँ पे कुछ ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है या कोई उसके साथ कुछ मवाद निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन होती कैफियत इसी तरह है जिस तरह IBS में होती है। IBS में हमने देखा है कि समटाइम पेशेंट ये कहता है जो खा रहा हूँ वैसे ही पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं और बार बार जो है वो पखाना करने की मुझे कैफियत होती रहती है। IBD में ये होता है कि समटाइम पेन फील होता है, पेन में जब स्टूल पास होता है तो वहाँ पे कुछ पस सेल्स वगैरह बाहर आते हैं और साथ की कंडीशन के मुताबिक कुछ उसमें रेशा आ जाता है, ब्लीडिंग की कैफियत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अंदर पेशेंट जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है तो उसकी ये कैफियत होती है कि सर मुझे जब स्टूल पास होते हैं बार बार, स्टूल के कलर चेंज होते हैं, ज़ोर लगता है, पेट में दर्द रहता है, या पेट जो है वो अनकम्फर्ट रहता है लेकिन साथ में चूँकि दर्द भी रहता है और कुछ चीज़ें खाते हैं यूटिलाइज प्रॉपर नहीं होती, तो ऐसी कैफियत में मुझे क्या करना चाहिए। अब जब हम पेशेंट का IBD के अंदर जब पेशेंट हमारे सामने होता है तो हमने उसको एग्जामिन करना होता है। एग्जामिन करने के लिए कुछ हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि आंतड़ियों में जब सोजिश हो गई, यानी किसी जगह कोई रुकावट हो गई, स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लोमेशन होगी, इन्फ्लोमेटरी डिजीज़ बेसिकली इन्फ्लोमेटरी बोल डिजीज़ ये बेसिकली होती ही IBD इसलिए है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में या आंतड़ियों में किसी जगह पे कोई स्वेलिंग है, कोई रुकावट पैदा हो रही है और वहाँ पे किसी तरह की इन्फ्लोमेशन हो चुकी है, सोजिश इस तरह की हो चुकी है कि वो आपको अनकम्फर्ट जोन में रखती है या आपको पेन करवा रही है या आपके स्टूल के साथ जो है वो कुछ पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं। अब इस कैफियत में एक तो हमने जब आपके साथ ये इसको लेके चलना होता है तो हमारी ये कैफियत होती है कि हम पेशेंट को ये चीज़ें बताते हैं कि एक तो हम आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर हम आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और साथ में हमें आपका MRI, एक्सरे वगैरह यानी पिक्चर यानी तस्वीर कशी आपकी आंतड़ियों की करनी पड़ेगी ताकि सही तरह से हमें ये पता चल पाए कि आपकी बेसिकली जो कैफियत है इसमें असल इश्यूज़ कहाँ पे आ रहे हैं और फिर हमने उसका ट्रीटमेंट लाइन क्या लेनी है। टेस्टों में जब हम जाएंगे तो हमें एक तो हेपेटाइटिस के सारे टेस्ट करने पड़ेंगे जिसमें हम LFT भी करेंगे, हेपेटाइटिस A B C देख लेंगे, इसकी स्क्रीनिंग करवा लेंगे और साथ में हम आपका RFT भी देखेंगे, CBC करवाएंगे और उसके साथ आपका ESR करवाएंगे। ESR के साथ हम आपका CRP करवाएंगे और CRP जब हम आपके टेस्ट करवा लेंगे तो फिर हमें आपके एक अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होगा पूरे पेट का। इस अल्ट्रासाउंड के और ब्लड टेस्टों के बाद फिर हमें अगर आपकी आंतड़ियों का अंदरूनी मुआयना करना पड़ा तो क्लोनोस्कोपी, जो कि आपके रेक्टल रूट के साथ जो बड़े पेशाब वाला रास्ता है वहाँ से एक कैमरा गुजार के आपकी आंतड़ियों की अंदर की कैफियत जो है वहाँ पे देखा जाता है कि स्वेलिंग, रुकावट, अल्सर, इन्फ्लोमेशन, सोजिश जो है वो कहाँ पे है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। फिर उस हिस्से को या सम टाइम उसकी बायोप्सी भी हमें करनी पड़ती है कि कैमरा डाला कोलोनोस्कोपी के लिए, देखा कि कोई रुकावट ज़्यादा है, इन्फ्लोमेशन ज़्यादा है, स्वेलिंग वहाँ पे या कोई अल्सर बना हुआ है या आंतड़ी जो है वो उसके अंदर उसकी कैफियत या उसका साइज़ या उसकी पिक्चर्स के अंदर उसकी जिस तरह नॉर्मलाइज होना चाहिए वो नहीं है, तो ऐसी कैफियत में हमें जो है वो फिर उसका बायोप्सी टेस्ट भी यानी कुछ टिश्यू लेके उसको लैब में भेजना पड़ता है कि यहाँ पे कुछ
कंडीशन ऐसी तो नहीं है, कोई सेल के अंदर कोई ऐसी इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, तो उसको फिर ट्रीट करने में हम वो देखते हैं। कोलोनोस्कोपी होगी, अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए, अब हमें MRI वगैरह भी करनी पड़ जाती है सीवियर कंडीशन के अंदर, कि जब आपके इन्फ्लोमेटरी बॉल डिजीज़ बहुत ज़्यादा है और कैफियत बार बार बिगड़ रही है और कुछ चीज़ आइडेंटिफाई प्रॉपर नहीं हो रही, तो फिर हमें MRI भी करना पड़ता है, यानी आपकी आंतड़ियों की तस्वीर कशी करके वहाँ देखना पड़ता है कि इस गुच्छे के अंदर वो लार्ज इंटेस्टाइन हो या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो, बड़ी आंत हो या छोटी आंत हो, इनके अंदर रुकावट कहाँ पे है, इनके अंदर डैमेजिंग कहाँ पे हुई है, इन्फ्लोमेशन कहाँ पे है, अल्सर कहाँ पे है, या टिश्यू जो है वो कहाँ पे, या हाइपर सेंसिटिविटी अगर हुई है तो वो क्यों है। तो इन कैफियत को देखने के लिए हमें आपका MRI, डिजिटल एक्सरे, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो फिर जाके आइडेंटिफाई होता है कि अब जो है वो IBD जो हमें पता चल चुका है कि सोजश, रुकावट जो है वो कहाँ पे है, तो उसको फिर साथ हम उसके मिलाते हैं। IBS और IBD में फ़र्क जो है वो एक अच्छा क्लिनिशियन, एक अच्छा प्रैक्टिशनर जो आपका डॉक्टर है, वो बेहतर अंदाज में कर सकता है। IBS की कैफियत जैसे मैंने आपको बता दी, और IBD की कैफियत में बड़ा फ़र्क है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन में, टेस्टिंग में, ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी फ़र्क है, इसलिए हमें फिर इसके ट्रीटमेंट के अंदर भी फ़र्क है, तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। MRI वगैरह एक्सरे करवा के, यानी इसकी पिक्चर कशी होगी, हमने सारा कुछ देख लिया। अब हमें यह करना होता है कि इसकी कैफियत के मुताबिक हमें कौन सी ऐसी मेडिसिन जो हमें तजवीज़ करनी होती है, कि एक तो IBS और IBD दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, ये बात भी याद रखिए। कुछ पेशेंट इस कैफियत के साथ भी आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे सम टाइम ये फीलिंग्स होती है, सम टाइम ये होती है, तो फिर हमें दोनों की कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है। एक तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आंतड़ियों की चिड़चिड़ाहट और इन्फ्लोमेटरी बॉल डिजीज़, ये दोनों की अगर कनेक्टिविटी है और दोनों की इन्वेस्टिगेशन करके हमें ट्रीटमेंट इसका देना है, तो फिर पेशेंट जो है वो इजी रहता है और रिलैक्स रहता है। अब IBD के अंदर जहाँ पे सोजश है आपकी आंतड़ियों के अंदर और पेट अनकंफर्टेबल है और स्टूल के साथ रंगत चेंज होती है, कभी ब्लड की कैफियत होती है, कभी रेशा टाइप निकलता है, या रुकावट के साथ या जोर लगने से आता है, तो इन कैफियत के साथ हमें IBD जब डायग्नोज हो जाता है, तो अब हम जब इसके ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो हमें एंटी इन्फ्लोमेटरी ड्रग देनी पड़ती हैं, यानी कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आपकी पेट की सोजश, आंतड़ियों की सोजश को कम करें, वो देनी पड़ती हैं। इसी तरह अगर पेट में कोई दर्द है तो एंटी स्पास्मोडिक देनी पड़ती हैं। अगर सम टाइम कोई नोजिया, वॉमिटिंग है तो उसको रोकने के लिए मेडिकेशन करनी पड़ती है। अगर आपको कुछ बैक्टीरियाज देने हों, प्रोबायोटिक्स देने हों, तो वो देना पड़ता है, और दिमाग और आंतों के दरमियान राब्ते की ख़राबी को ठीक करना पड़ता है। और फिर जब हम चल रहे होते हैं आपकी इन कैफियत के साथ, तो कुछ टाइम हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं, आपको एंटी इन्फ्लोमेटरी ड्रग देनी पड़ती हैं, और सम टाइम में कुछ पेन किलर्स भी देनी पड़ती हैं जो आपके पेन को भी रिलीव करें और आपकी जो इंटेस्टाइन की ताकत है या आपकी डाइजेशन का जो सिस्टम ख़राब है उसको बेहतर किया जा सके, और एंटीबायोटिक्स दी जा सकें और एंटी इन्फ्लोमेटरी ड्रग दी जा सके, ताकि जो रुकावट है, जो स्वेलिंग है किसी जगह पे, उसको ख़त्म किया जा सके। अब ये मेडिकेशन डिपेंड करता है पेशेंट की कैफियत क्या है, और आपके क्लिनिशियन और आपके प्रैक्टिशनर और कंसल्टेंट ने आपको डायग्नोज करने के बाद ये चीज़ें कितनी देर के लिए लिखी हैं, और आपका कंसल्टेंट और डॉक्टर जो चीज़ें आपको बताता है आपने उसी को फॉलो करना होता है। हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो हम वीडियोस बनाते हैं, बेसिकली एक जर्नल नॉलेज डेवलप करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये मसाइल हैं। अगर इनमें से कोई भी मसला होता है तो आपने अपने रिलायबल डॉक्टर के पास जाना होता है और जाके अपनी कैफियत बतानी होती है। फिर आपका डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करता है कि कितनी देर के लिए कौन सी मेडिसिन कितनी देर के लिए इस्तेमाल करनी है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ना कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होती है। अब होम रेमेडी की अगर हम बात करें कि IBD के अंदर जहाँ पे आपकी आंतड़ियों में सोजिश होगी, या आपको सीरोलॉजी जब हम करवाते हैं आपकी, यानी कुछ गंदम या कुछ ऐसे नशास्ते हैं जिनसे आपको, अगर आपकी आंतड़ियों में कोई एलर्जी हो रही है, तो कोलोनोस्कोपी वगैरह करवा के जब हम चीज़ें डायग्नोज कर लेते हैं, तो फिर हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। अब खुराक के अंदर हमने क्या देना होता है, आपको हम योगर्ट देते हैं, गोल्डन मिल्क देते हैं, यानी अगर दूध आपने लिया 1 कप बगैर मलाई के, बगैर चीनी के, और उसमें आपने 1 चम्मच हल्दी मिक्स कर ली, डेली बेसिस पे ली, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी इंटेस्टाइन की स्वेलिंग को कम करती हैं, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, और फिर आपकी गट हेल्थ को बेहतर बनाती हैं। इसी तरह सम कंडीशन में लेमन वाटर भी लोग लेते हैं, और फिर आपको ऐसे फ्रूट्स
जो आपकी कैफियत के मुताबिक हों वो आपका डॉक्टर आपको उसमें एडवाइस करता है, जिसको आपने लेना होता है, और वो फिर कैफियत आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। मेडिकेशन के साथ साथ होम रेमेडी के तौर पे जैसी चीज़ें ये मैंने बताई, पानी का इंटेक बढ़ाना है, अपनी नींद को बेहतर करना होता है, फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी होती है। फ़िज़िकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि आपने 45 टू 60 मिनट कंटिन्यू जो है वो आपने मुसलसल पैदल चलने का नाम वॉक है। जब आप वॉक करते हैं तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। फ्रेश ऑक्सीजन से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपकी इंटेस्टाइन की पावर बढ़ जाती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाता है, और हमें कोएंजाइम भी आपको देने पड़ जाते हैं। और ऐसी कैफियत में जैसे कि मैंने कहा कि योगर्ट आपने लेना है, दालें और सब्जियों का इस्तेमाल करना है, पानी का इंटेक बढ़ा देना है, आप चाटी वाली लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सेलिक सेरोलॉजी में कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिससे यानी आपको वीट एलर्जी है या ग्लूटेन से आपको कुछ एलर्जी है, तो ऐसी चीज़ों को आपने अवॉइड करना होता है और अपने एक डाइटिशियन या कंसल्टेंट के पास जाके तो उससे बेहतर दवाई जो है वो आपने एडवाइस करवानी होती है और डाइट पैटर्न आपने अपना लेना होता है। इसी तरह अगर आपको कोई डिप्रेशन हो जाता है ऐसी कंडीशन में, तो डिप्रेशन की मेडिसिन भी साथ ऐड की जाती है और सम टाइम में कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के और आपकी इस बीमारी से आपकी जान छुड़वाई जाती है। अब आपने 6 से 8 घंटे अगर आप कंटिन्यू नींद ले रहे हैं, एक खाने से दूसरे के दरमियान तकरीबन 6 टू 8 आवर्स का अगर गैप डाल रहे हैं, खाना चबा के खा रहे हैं और वो खाना खा रहे हैं जो आपको एडवाइस किया गया है, जो आपको कंसल्टेशन के बाद आपको प्रॉपर लिख दिया गया है, तो उसी खाने को अगर आप लेते हैं तो IBD जैसी जो बीमारी है इससे आपकी जान छूट सकती है। वरना IBD जो आपकी इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज़ होती हैं ये फिर कंटिन्यू लॉन्ग टर्म चलती हैं। हम सम टाइम आपको पेपरमेंट टी भी लिखते हैं, यानी आपने पुदीने की चाय ले सकते हैं, अदरक वाला कहवा ले सकते हैं। इसमें हमने करना क्या होता है कि आपकी डाइजेशन को बेहतर करना होता है, एंजाइम को फास्ट करना होता है और आपकी इंटेस्टाइन पावर को बढ़ाना होता है। फाइबर रिच आपने ग़िज़ाएँ लेनी होती हैं जिसमें आपको इसबगोल का छिलका है, आपका चिया सीड्स है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो ये ऐसी ग़िज़ाएँ जब आप लिखते हैं तो अवॉइड आपने करना होता है ट्रिगर फूड्स को, ऐसी ग़िज़ाएँ जो इन अलामात को बढ़ा देती हैं, यानी स्वेलिंग क्रिएट करती हैं, कॉन्स्टिपेशन की काज बनती हैं, या आपकी इंटेस्टाइन की पावर को डाउन कर देती हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम को कम करती हैं। तो ऐसी चीज़ों को आपने अवॉइड करना होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या होता है, योगा करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल मूवमेंट करें, आपने आपको वार्म अप रखें, पेट पर जो है वो एक पेट की एक्सरसाइज करें नॉर्मल अंदाज के अंदर, या अगर ऐसी कंडीशन में जहाँ पे पेट भी आपको सुजा हुआ नज़र आए तो सम टाइम गर्म पट्टियाँ भी करनी पड़ सकती हैं। ये वो तरीका है जो मैंने आपको बताया, ये होम रेमेडी के तौर पे है। अब IBD के अंदर आपने अपने कंसल्टेंट को कंसल्ट किए बगैर कोई मेडिसिन, कोई डाइट, किसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने पूरी आपको गाइडलाइन दी कि इसमें टेस्टिंग क्या होती है और इसको इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जा सकता है। इन बीमारियों को देखते हुए आपने कोशिश करनी है कि आपका जो भी रिलायबल डॉक्टर हो, जो भी आपका कंसल्टेंट हो, जो भी आपके राब्ते में हो, उसके साथ जाके प्रॉपर अपनी बीमारी को डिस्कस करें। और फिर आपकी आंतों में सोजिश वो कहीं भी हो सकती है, आंतड़ियों के किसी भी हिस्से में हो सकती है IBD के अंदर, तो वो बता के फिर आपका डॉक्टर जो आपको एडवाइस करे, जो मेडिकेशन लिखे, तो उसको जाके आपने लेना है, तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस बेसिकली जो है वो आपकी सिर्फ बड़ी आंत की सोजिश भी हो सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब ये होता है कि आपकी बड़ी जो आंत है उसके अंदर भी किसी जगह रुकावट हो सकती है, इस तरह छोटी आंत में भी हो सकती है, छोटी बड़ी दोनों आंतों में किसी भी जगह कोई भी सोजिश हो सकती है। तो IBD के अंदर ये दोनों रिपोर्ट हो सकती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने अवॉइड करना है, होम रेमडीज़ को फॉलो करना है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करानी है और अपनी फ़ाइल और रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पे अपने पास रखें। और जब भी किसी कंसल्टेंट या डॉक्टर के पास जाएं तो अपने कंप्लीट रिकॉर्ड के साथ जाएं और अपनी जितनी भी आपकी पास्ट हिस्ट्री है वो भी उनको बताएं। अगर आपको कभी IBD या IBS हुआ है और आपको दोबारा से वो ठीक हो गया और उसके बाद कोई मसला हुआ, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर आगाह करें कि पहले मैं IBS की पेशेंट रह चुकी हूँ या रह चुका हूँ, IBD का पेशेंट रह चुका हूँ या रह चुकी हूँ, और ये कैफियत मुझे होती थी, फिर मैंने ये मेडिकेशन की और अब जाके मैं स्टेबल हूँ, अब मुझे कुछ सालों के बाद ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर आपके एक मुआलिज को इलाज करने में आसानी होती है। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ आप हमारे साथ डिस्कस करना चाह रहे हों, कुछ पॉइंट्स जो है वो आप हमारे साथ बात करना चाह रहे हों, या किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हों, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी अच्छी और बुरी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। जब आप लिखते हैं तो हमारी आवाज़ स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ती है।
अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो इसको अपनी सोशल साइट्स के ऊपर, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।